हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था। ये पीटी 365 का ये पूरे 1 ईयर्स कंपाइलेशन है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट में जो बार बार न्यूज में रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम्स यूपीएससी ये जो 25 मई को होने वाला है 2025, इसके लिए आप कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार इसे देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो है हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूरा कंप्लीट करा चुके हैं पीटी 365 का। ठीक है, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद करें तो पॉलिटी, इसके साथ ही हमने कंप्लीट कराया पर्सनालिटी इन न्यूज, पर्सनालिटी इन न्यूज। तो इतने सारा हमने कंप्लीट करा दिया है पीटी 365 का। ठीक है, अभी हम लोग अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स देखेंगे। एक मेरी स्टूडेंट है रीता सिंह, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली उनका कमेंट आ रहा था कि मैम इकोनॉमिक्स कराइए, तो इसलिए मैंने आप लोग से पूछा भी था कि जो भी वीडियो आप लोग चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन लाएंगे या फिर सोशल इशू लाएंगे या फिर इकोनॉमिक्स चाहिए आप लोग को, तो पहले कम से कम कमेंट में बताइएगा। तो उनका बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली कमेंट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं ये लेके आती हूँ। इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे तो बैंकिंग और मौद्रिक नीति। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या है, परिवर्तन रेपो रेट दर। ठीक है, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को उधार, पीएसएल संबंधित मानदंड संशोधन, रिफॉर्मेशन वगैरह देखेंगे। मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट क्या है, आरबीआई के द्वारा अधिशेष अंतरण क्या है, अर्थोपाय अग्रिम योजना, आरबीआई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग देखेंगे ऋण जमा अनुपात, वित्तीय समावेशन सूचकांक, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, विनियमित संस्था में स्वनियामक संगठन, इसके साथ ही मान्यता देने वाली व्यापक फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक, शहरी सहकारी बैंक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाइयों में फ्रेमवर्क, भारत में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं। इसके साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी, गैर निष्पादन परिसंपत्ति, विलफुल डिफॉल्ट्स, दिवाला और संशोधन संहिता 2016, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, हाउस होल्ड सेविंग्स रेट। आज हम लोग पूरा इतना कंप्लीट करेंगे। कल जो रहेगा वित्त का कराधान, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, कल हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे एंड हम स्टार्ट हम लोग करते हैं, क्योंकि देखो ये अपने आप में ही एक नोट्स है। ठीक है, तो जैसे रहेगा वैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन यानी कि ब्रीफ ग्लैंस एट द इंडियन इकोनॉमिक। भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन की बात किया जाए तो भारत यानी कि अर्थव्यवस्था का आकार जो है, भारत जो है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी के माध्यम से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो चीन और यूएस के बाद तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि पहले नंबर पे आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका यूएस हो जाएगा, तीसरे नंबर पे भारत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडिया। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। जीडीपी के मामले में देखें हम लोग तो 5वें नंबर पे हैं। कर संग्रह की बात करें यानी कि टैक्स कलेक्शन के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो 2023-24 में कुल कर यानी कि कुल टोटल जो रेवेन्यू है उसका डायरेक्ट कर का हिस्सा 56.72% था, जिसमें से व्यक्तिगत आयकर यानी कि जो व्यक्तिगत इनकम टैक्स होता है उसका योगदान सबसे अधिक था। उसके बाद कॉरपोरेट का आता है, फिर कॉरपोरेट या फिर निगम का आता है। ठीक है, यानी जो भी कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, उसका कह रहा है। और संरचना की बात करें हम लोग तो भारत में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, तो इतना फैक्ट अपन ध्यान रखना है, यानी कि भारत जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहला अगर ऑप्शन में आए तो आपको पहला नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है लिखेगा निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत एशिया का नंबर 1 सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो आप तो कहेंगे भाई ये तो सही पढ़ के आए हैं, लेकिन ये तो सही है, लेकिन ये वाला क्या है, दूसरा नहीं, दूसरा है, पहला नहीं है। ठीक है, तो अपन ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है भारत का संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। तो रोजगार के संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में अगर हम लोग देख ले तो रोजगार में हिस्सेदारी क्या है। तो कृषि के मामले में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम बना करके दिखाया गया है। ये उद्योग का है और ये सेवा सर्विस सेक्टर का है, ये क्षेत्रक वगैरह, ठीक है। यानी कि टोटल कृषि की हम लोग बात करें हिस्सेदारी में तो 73.9, ठीक है, यानी कि 42 आ जाएगा नंबर में, और 11.3% यानी कि उद्योग में आ जाएगा। टोटल हम लोग बात करें तो 24 हो जाएगा। और सर्विस सेक्टर में बात करें तो 14.8 यानी कि 13.7%, ठीक है, 1970 से लेकर के 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम लोग बातें करें, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, उत्पादन में संरचनात्मक परिवर्तन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में कितना है, यानी कि 42 है, और ऐसे देखा जाए तो 15% का मात्र हमारा इसमें योगदान है, ठीक है। इसके बाद उद्योग में देखें तो सबसे ज़्यादा है 25.9%, और सर्विस सेक्टर में देख सबसे ज़्यादा अगर देखें कितना परसेंट तो नंबर 1 सर्विस सेक्टर आ जाएगा, सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का बाह्य या विदेशी ऋण मार्च 2024 में क्या है। तो भारत का विदेशी ऋण जो है 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी कि विदेशी ऋण है। हमने जो विदेशों से ऋण लिया है भारत के, यानी कि मान लो कि हम जब भी बोले तो समझना भारत, यानी ठीक है, यानी कि भारत जो है विदेशों से कितना ऋण लिया है तो 638.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर में, ठीक है। यानी दीर्घावधि ऋण के बारे में बात करें, यानी कि लंबे समय तक जो है वो कितना है, यानी कि 541.2 बिलियन डॉलर में है, ठीक है। भारत यानी कि ये टोटल है 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी ऋण, लेकिन इसमें से लंबे समय तक जो है वो कितने जो ऋण है लंबा लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है वो 541.2 बिलियन डॉलर, ठीक है। भारत का विदेशी ऋण जीडीपी की बात करें तो 2023 में 19% था, जो अभी घट करके 18.7% हो गया है। इसके बाद हम लोग घटक इसके अमेरिकी डॉलर 53.8% का हिस्सा है, सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। इसके बाद भारतीय रुपया येन आता है, इसके बाद भारतीय रुपया आता है, फिर एन आता है, फिर एसडीआर का स्थान आता है। तो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर का है, ठीक है, तो आपन इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखें, फिर भारतीय रुपया, फिर एन, फिर एसडीआर, ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है, तो इतना अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है बैंकिंग और मौद्रिक नीति क्यों चर्चा में है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कह रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में मौद्रिक नीति संरक्षण का अध्ययन किया है, और ये समझा जा सकता है कि मौद्रिक नीति में बदलाव जो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति किसी देश की केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्रवाइयों का एक समूह होता है। इस नीति के जरिए भारत में आरबीआई से केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करती है, मुद्रा आपूर्ति वगैरह करती है, आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है कि कहीं महंगाई न बढ़ जाए, या फिर महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़े, जैसे कि जनता परेशान हो जाए। जब जनता परेशान होगा तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट पे असर आएगी, ठीक है। मौद्रिक नीति संरचना की हम बातें करें तो ये प्रक्रिया जो है जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति का निर्णय यानी कि आरबीआई मौद्रिक नीति समिति का नीतिगत दरों में परिवर्तन, आर्थिक चरों यानी कि वेरिएबल और मूल स्तर समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, ठीक है। यानी कि आरबीआई ये निर्णय लेता है, इसके जरिए जो है मौद्रिक नीति के निर्णयों के बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है कि हम इतना अगर यदि बढ़ाते हैं तो बाजार पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस विषय में नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थितियां, ठीक है। मौद्रिक नीति जो है उसकी वैधानिक स्थिति क्या है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 में वर्ष 2016 में संशोधन करके आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार दिया गया था, ठीक है। भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण करता है। कौन करता है, तो सीपीआई करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यानी मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करता है। लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्य वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीआई को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% तक आपस में नियंत्रित रखना है, ठीक है। देखो एक्चुअल क्या होता है, यानी कि 4+2
-2, 4 + 2 हो गया तो 6% हो गया, -2 यानी कि 4, या तो मतलब हाईएस्ट कितना होना चाहिए, तो 6% होना चाहिए, 4 - 2 तो 2%, यानी कि कम से कम होना चाहिए तो 6, सबसे ज़्यादा तो 6, कम से कम 2, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इतना अपन ध्यान में रखना है, ये आरबीआई का रूल के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। यानी कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास नियंत्रित रखना है, यानी कि कंट्रोल रखना है, उतना ही पे रखना है। इसमें 2 कम या अधिक हो सकता है, जैसे कि 4 है तो 4 में +2 करोगे तो 6 हो जाएगा, तो अधिकतम कितना है, मैक्सिमम 6 तक करना है, या फिर 4 - 2 करो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मिनिमम कितना तक रखना है, 2% तक। तो इतना ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है कि मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वालिटेटिव टूल्स क्या है और क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, ठीक है? यानी मात्रात्मक उपकरण क्या है और गुणात्मक उपकरण क्या है। हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें तो ये मौद्रिक नीति के समान उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। ये उपकरण प्राकृतिक में अप्रत्यक्ष होते हैं और अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है? जैसे कि खुला मार्केट बाजार हो गया, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जो है आप देखते हैं कि सपोज करो कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो इक्विटी के कोई भी इक्विटी पेपर के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से मार्केट में सपोज करो कि वो क्या करेगी, इंश्योरेंस जैसा आप देखते हैं ना, ओपन मार्केट उसको बोलते हैं। वो मार्केट में एक इंश्योरेंस की तरह ला करके या फिर इस तरीके के इंश्योरेंस टाइप का या फिर लोन टाइप का या ऐसा कुछ भी करके मार्केट में लाएगी और जनता के द्वारा एक विश्वास पत्र, जिसको कह सकते हैं आप, ट्रस्ट रहता है गवर्नमेंट पे कि हाँ ये गवर्नमेंट तो ये नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइजेशन होती है ना। तो आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कागज को लाइक वो कागज दे करके जनता से पैसा ले सकती है। यूँ कहें तो जैसे कि इंश्योरेंस का पेपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रस्ट वाला पेपर दे देते हैं कि भाई ये आपका 15 साल में डबल मनी हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना? और मार्केट में जैसे ही बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हम लोग ओपन मार्केट के माध्यम से पैसा को कलेक्शन कर लेते हैं, है ना? ताकि आपके पास जैसे ही पैसा रहेगा तो आप देखते हैं जैसे सैलरी आती है तो वैसे आप क्या करते हैं, जहाँ 2 रुपए का सामान खरीदना है वहाँ 10 रुपए खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास पैसा है। वैसे मार्केट से जैसे पैसा ले लिया जाता है तो आपका खर्चा पे कंट्रोल हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट जो है एक पत्र के माध्यम से, एक इक्विटी के माध्यम से अपना इक्विटी को बेचती है पब्लिकों से और उसका पैसा जो है ले लेती है। तो ये इसको ओपन मार्केट बोलते हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, है ना? तो कह रहे हैं कि बिक्री, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर हो गया, सीमांत अस्थायी सुविधा, तरल समायोजन सुविधा, रेपो रेट दर, ये सब हो गया। तो ये सब का यूज, जैसे कैश रिजर्व रेशियो हो गया, तो ये बैंक जो है अपने पास कहा जाता है आरबीआई के द्वारा कि भाई आप इतना इतना पैसा जो है, सपोज करो अभी के समथिंग शायद 22 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा, पहले 18 पॉइंट कुछ था, तो उतना रिजर्व में आपको पैसा रखना होता है। बैंक का मतलब बैंक वाले अपने पास रिजर्व में रखेंगे, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एमसीक्यू जब लाएंगे तो हम ए टू जेड पूरा आप लोग को डिप्ली कराएंगे, ठीक है? कह रहा है कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुणात्मक उपकरण, तो ये आरबीआई की मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। ये उपाय जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के वितरण और दिशा को नियंत्रित करने में मदद करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले तो ऋण की राशनिंग, उपभोग उद्देश्यों के लिए ऋण का विनियमन करना, मार्जिनल आवश्यकता में बदलाव करना, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई वगैरह करना, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे आरबीआई जो है स्टरलाइजेशन नीति के तहत मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता का प्रबंध किया जाता है। यानी कि जो भी लिक्विडिटी होती है उसको कंट्रोल करना या फिर फ्लो करना, ये आरबीआई स्टरलाइजेशन नीति के तहत मुद्रास्फीति में कंट्रोल करना और बढ़ावा देना, ये सब एमपीसीआई जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होता है वो करता है, ठीक है? आरबीआई जो है खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना घटाना, बाजार स्थिरीकरण योजना जैसे संसाधनों का उपाय करता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, इसके साथ ही मार्केट सबलाइजेशन स्कीम, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं मौद्रिक नीति के प्रकार क्या होते हैं या फिर संकुचनकारी मौद्रिक नीति क्या होती है।
तो विस्तारवादी होता है, जैसे कि एक्सपेंशनरी बोलते हैं मौद्रिक नीति, यानी कि केंद्रीय बैंक जो होता है आरबीआई, वो ब्याज दरों में कम करता है, इसके बाद बैंक की ब्याज दरें में कम करते हैं, ऋण लेना सस्ता हो जाता है और कम ब्याज दरों के कारण इसे कोई व्यक्ति व्यवसायी की अधिक राशि ऋण ले सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको लोन लेकर के और बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी वगैरह एस्टेब्लिशमेंट करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आरबीआई जो है, यानी कि ब्याज में दर को घटाना बढ़ाना सब यही आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करती है। इसमें बाजार में तरलता, लिक्विडिटी बढ़ती है, मांग में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। आरबीआई की कार्रवाई की बात करें तो आरबीआई खुला बाजार परिचालन, यानी कि ओपन मार्केट के तहत बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेता है। केंद्रीय बैंक सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर, रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर, बैंक रेट को कम करता है। ठीक है, कह रहे कि संकुचनकारी में मौद्रिक नीति की बात करें तो केंद्रीय बैंक बाजार दरें बढ़ाता है और आगे बैंक में उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे कि ऋण लेने अधिक महंगा, अधिक ब्याज दर के कारण बढ़ जाता है। इसकी तरलता, मुद्रा आपूर्ति, समग्र उपभोग स्तर, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, कैपिटल स्टॉक गिरावट दर्ज की जाती है। इससे व्यक्ति जो है व्यवसाय कम कर लेते हैं और बेरोजगारी दर में भी वृद्धि होती है। आरबीआई की कार्रवाई की बात करें तो ये खुला बाजार परिचालन के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, जो हम लोग आगे ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। केंद्रीय बैंक जो होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये आरबीआई के अंतर्गत होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति कमेटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हम इसमें टोटल देखेंगे कितने मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट के कितने प्लस आरबीआई के कितने होते हैं, हम लोग सब इसमें देखेंगे। देखिए, एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 2016 में रिफॉर्मेशन किया गया था और एक्ट जोड़ा गया था 45 जेड के तहत। ठीक है, एमपीसी गठित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक समृद्धि उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी कि ज्यादा महंगाई नहीं करना और ज्यादा सस्ता नहीं करना। ठीक है, सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर होते हैं और समिति का पदेन अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होता है। ठीक है, 5 में से 2 सदस्य आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और एक आरबीआई का गवर्नर तो पहले हम लोग बता दिए हैं। इसके अलावा 5 मेंबर में से 2 सदस्य आरबीआई से होंगे, तो एक तो पहले से गवर्नर था, 2 प्लस ये 3 हो गया और 3 जो है केंद्र सरकार के। तो ऐसे आपको याद रखना है, 3 जो होता है आरबीआई से और 3 जो है केंद्र सरकार से, 50-50 आप याद करेंगे हो जाएगा। जिसमें से आप सभी को पता है कि भाई एक हेडेड करने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसको आरबीआई का गवर्नर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौद्रिक नीति निर्धारण पर मतदान कैसे किया जाता है। तो प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। ठीक है, यानी मत करने का अधिकार होता है। आरबीआई का गवर्नर जो होता है वो निर्णायक मत देता है। ठीक है, यानी कि वो जब देखेगा कि मत लाइक बराबर हो गया, उस स्थिति में अपना निर्णायक मत देगा। ठीक है, बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होता है। जैसे आप देखते हैं द हिंदू का जैसे न्यूज आप पढ़ेंगे तो हर 3-3 महीना पे रिपोर्ट जो है पब्लिश होता है, तो 3 चौका 12। ठीक है, यानी कि हर साल में 3-3 महीना 4 बार होता है, तो 3 चौका 12 हो गया, 3 गुने 4 करो, तो यानी कि हर 3-3 महीना पे इसका रिपोर्ट पब्लिश होते रहता है। बैठक के लिए फोरम 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिवर्तनीय रेपो रेट दर। ठीक है, यानी कि वेरिएबल रेपो रेट क्या है, क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने परिवर्तनीय रेपो रेट दर यानी कि वेरिएबल रेपो रेट में के जरिए बैंकों को 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई है। ठीक है, फिर वेरिएबल रेपो रेट दर क्या है, तो ये ऐसे आरबीआई 1 दिन से अधिक की अवधि के लिए बैंकों को बाजार के द्वारा निर्धारित वेरिएबल रेपो रेट दर उधार लेने की अनुमति देता है, जो आमतौर पर रेपो रेट से कम होता है लेकिन रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता है। ठीक है, ये जो है वेरिएबल रेपो रेट दर के तहत 1 दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिन तक के लिए उधार लिया जा सकता है। कभी कभी आरबीआई जो है वो अर्थव्यवस्था तरलता बढ़ाना चाहता है, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है, लेकिन बैंक रेपो रेट दर पर आरबीआई उधार लेने के इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती है। इसके कारण आरबीआई को परिवर्तनीय रेपो रेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके विपरीत हम बात करें तो रेपो रेट दर आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, जिस पर आरबीआई जो है धन उधार देता है। ठीक है,
ये वास्तव में बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि के लिए लिक्विडिटी, नकदी या तरल की आपूर्ति करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये आप सभी वैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि एग्जाम है तो मैं यही आशा कर रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन बात अगर हम लोग करें, ये जो है रिवीजन क्लास है, तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है ना, कि ये रिवीजन क्लास है, तो आप सभी जानते हैं कि रिवीजन क्लास में आपको एटलीस्ट पूरा जो है आपको रिवीजन करके जाना है, लाइक यू बोले तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको एक बार जैसे कि शॉर्ट नोट्स है वो तो आप पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो आप इकोनॉमिक्स जो है पीटी 365 ये पढ़ने का मतलब है कि ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी हम लोग देखे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, या आरबीआई क्या क्या डिसीजन करता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, राइट। तो ये सारे जो है आपको एक बार रिवीजन करके जाना है, राइट। ये यहाँ से क्वेश्चन हर साल बैंकिंग से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, यानी कि पीएसएल क्या है, ठीक है। इसके साथ ही मानदंड में संशोधन क्या है, रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, ये क्यों न्यूज में रहा है, इस पे हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी कि आरबीआई पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसे कहते हैं, इसे दिशा निर्देशों में संशोधन किया है, रिफॉर्म किया है, ठीक है। ये संशोधन मुख्य उद्देश्य क्या है, जिलों में लघु ऋणों यानी कि कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है, आर्थिक स्थिति कमजोर जो है लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग होता है, इसे संशोधित मानदंड क्या है, यानी कि ये फ्रेमवर्क क्या है, कि इस पे हम लोग बातें करें। इसके तहत कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए यानी कि 2025 से लागू होने वाले इंसेंटिव फ्रेमवर्क की स्थापना किया जाएगा, और जिन जिलों में ऋण वितरण यानी कि जिन भी जिलों में एक चयन किया जाएगा कि हाँ ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे ऋण जो है वितरण कम हुआ है, प्रोवाइडेशन कम हुआ है, तो प्रति व्यक्ति 9,000 रुपए कम है, वहां पीएसएल जो है, ठीक है, यानी कि रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत संबंधित ऋण के लिए बैंकों को अधिक भारांश यानी कि 125% दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इंसेंटिव फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। इंसेंटिव फ्रेमवर्क वगैरह ये पहले से ही अधिक ऋण प्राप्त करने वाले वैसे जिले प्रति व्यक्ति 42,000 रुपए से अधिक जिसको मिल रहा है पीएसएल भी संबंधित यानी कि प्रायोरिटी, ये जो है ना पीएसएल जस्ट अभी हम लोग देखे हैं, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के तहत पीएसएल संबंधित नए ऋणों को बैंकों को कम भारांश यानी 90% दिया जाएगा, और जो भी अन्य जिले होंगे जैसे कम ऋण प्राप्त करने वाले, कुछ जिलों को उच्च प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़ करके, जैसे मान लो कि कोई जिला है जिसे बहुत ही हाई रेट पे ऋण वगैरह प्रोवाइड हो रहा है, उन लोगों को मिल रहा है, तो उन लोगों को छोड़ करके वो एक्सेप्शनल में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सभी जिलों में भारांश जो है 100% मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा। एमएसएमई ऋण जो है, एमएसएमई ऋण को सभी बैंक ऋण यानी पीएसएलवी श्रेणी में आएगा। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को उधार यानी पीएसएल के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो ये जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक आसान उन क्षेत्रों से जिन्हें सरकार आरबीआई देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानती है, और बैंक जो है ऋण के मामले में क्षेत्रों की तुलना में कुछ क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, तो समाज के कुछ कमजोर वर्ग हो गए जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऋण वगैरह उपलब्ध कराना ये लोगों को, ठीक है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अवधारणा की बात करें तो 1972 औपचारिक रूप से दिया गया था, ठीक है, यानी औपचारिक रूप से 1972 में दिया गया था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ अलग अलग समितियां भी आई थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गॉडगिल समिति 1969 में आया था और घोष समिति 1982 में आया था। पीएसएल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये बैंकों को दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, और इससे ये पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट जो है बैंक ने आरबीआई के द्वारा निर्धारित पीएसएल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधार लक्ष्य को पूरा करने के लिए लिया है, ठीक है। पीएसएलसी की बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है बैंक के द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए लक्ष्य को पूरा नहीं करने की स्थिति में इंस्ट्रूमेंट की खरीद के माध्यम से बैंकों को पीएसएलवी संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, और टारगेट से अधिक पीएसएल ऋण वाले बैंकों को प्रोत्साहन भी देता है। जैसे कि आपको जितना टारगेट दिया गया है उतना आप कर लिए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और इसके साथ आपको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएसएल। पीएसएल जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से श्रेणी आते हैं। तो एक कृषि आ जाएगा, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम आ जाएगा, इसके साथ ही निर्यात संबंधित ऋण आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, आवास आ जाएगा, सामाजिक अवसंरचना आ जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा भी आ जाएगा, कुछ अदर भी इसमें रखे जाते हैं। इन श्रेणियों में जो कमजोर वर्ग के लिए अतिरिक्त उपलक्ष्य भी शामिल किया जाता है, जैसे कि लघु एवं सीमांत किसान हो गया, स्वयं स्वयं सहायता समूह हो गया, ठीक है, एसटी एससी दिव्यांगजन, ये सभी को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्य क्या है और इसका उपलक्ष्य क्या है। तो श्रेणीबद्ध तरीके से इसमें ऑलरेडी मेंशन है, हम लोग को देखेंगे ए टू जेड करके, ठीक है, ए टू जेड कवर करेंगे। कह रहे हैं कि घरेलू वाणिज्यिक बैंक 20 से अधिक शाखाओं वाली विदेशी बैंक, ठीक है, और या फिर 20 से कम शाखाओं वाली विदेशी बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक, सबका क्या क्या मानदंड है सभी हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि समग्र प्राथमिकता क्षेत्र जो होती है वो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, एएनबीसी जो होता है एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ द बैलेंस शीट एक्सपोजर जो होता है इसका 40% जो भी अधिक हो, ठीक है। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक की बात करें तो घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान होना चाहिए। एनबीएफसी या सीईओबी का 75% जो भी अधिक हो, ठीक है। एनबीसी लघु वित्त बैंक की बात करें तो एनबीसी या फिर सीईओबी का 75% जो भी अधिक हो, यानी समग्र प्राथमिकता क्षेत्र की बात करें तो, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में हम लोग घरेलू वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो एनबीसी जो है सीईओबी का 18% जो भी अधिक हो या फिर ऋण से लघु सीमांत किसानों को 10% देना होगा, ठीक है। इसके साथ ही जो 20 से कम शाखाओं वाली विदेशी बैंक है उन पे ये लागू कृषि वाले क्षेत्र में नहीं होता है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हम लोग बातें करें तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान ही होता है। और लघु वित्तीय बैंक की बात करें तो इसमें भी घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है सूक्ष्म लघु उद्योग तो एनबीसी या फिर सीईओबी का 7.5% जो भी अधिक हो, ये विदेशी बैंक वगैरह जो है उस पर लागू नहीं है, ठीक है। लाइक सूक्ष्म लघु उद्योग पे घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान है, इसमें भी घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान है। कमजोर वर्गों की अग्रिम सहायता की बात करें तो एनबीसी जो है सीईओबी का 12% जो भी अधिक हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 से कम शाखाओं वाली विदेशी बैंक है, इस पे लागू नहीं होता है जो कमजोर वर्ग को अग्रिम की सहायता है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग बात करें ये भी दोनों सेक्टर में एनबीसी या फिर सीईओबी का 15% जो भी अधिक हो, घरेलू वाणिज्यिक बैंक इसके समान है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुंबई इंटरबैंक आउट रेट, ठीक है, सॉरी मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट क्या है, ये क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में आरबीआई ने एम आई बी ओ आर का मतलब होता है मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट, ठीक है, ये गणना पद्धति के महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश किया है और अधिक लोकप्रिय डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क अपनाने का प्रस्ताव किया है। तो मिबोर की हम लोग बातें करें यानी मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, ठीक है। तो मिबोर के बारे में बात करें, ये क्या है, एक ब्याज दर बेंचमार्क है जिस पर कोई भी बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार में किसी अन्य बैंक से बिना जमानत के यानी कि बिना कोलेट्रल के धन उधार ले सकता है, ठीक है। गणना और प्रकाशन की हम लोग बात करें तो फाइनेंशियली बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एफबीआईएल द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है, रेगुलेट किया जाता है। गणना किस आधार पर की जाती है तो इस ब्याज दर का निर्धारण नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम यानी कि एनडीएस कॉल सिस्टम में पहले घंटे में किए गए कारोबार के आधार पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत, कह रहे हैं कि भारत की लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट क्या है, ये निर्भरता की समाप्ति क्या है, यानी कि लिबोर के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई ने बैंकों और आरबीआई के द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी किया था और उन्हें लिबोर से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया था। लिबोर की बात करें तो ये वैश्विक बेंचमार्क दर है, जो सरल शब्दों में लिबोर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क के संदर्भ में तैयार किया जाता है। और इसी दर के प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं, ठीक है। ऋण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। कॉल मनी मार्केट जो है ये वित्तीय बाजार है यानी फाइनेंशियली मार्केट है। ये वित्तीय संस्थान और बैंकिंग
अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए धन उधार दिया जाता है, यानी कम समय के लिए धन उधार दिया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि आरबीआई ने वैकल्पिक संदर्भ दर यानी कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित करती है, ये प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के लिए ब्रिटिश पाउंड्स के बजाय मुद्राओं को एक नया बास्केट जो होता है, बास्केट से दरें चुनने की सुविधा प्रदान करती है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट की बात करें, ठीक है, तो ये सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, संयुक्त राज्य अमेरिका मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट, भारत संघाई इंटरबैंक ऑफ रेट, चीन टोक्यो इंटरबैंक ऑफ रेट, ये और ये जो है टोक्यो इंटरबैंक ऑफ रेट, ये जापान का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट ये किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट किसका है, तो भारत का है। संघाई की हम लोग बातें करें तो इंटरबैंक ऑफ रेट क्या है, तो चाइना का है, संघाई का है। टोक्यो हम लोग देखें तो इंटरबैंक ऑफ रेट किसका है, ये अक्सर आप देखिएगा यूपीपीसीएस का जब आप क्वेश्चन उठाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये आपको मैच ऑफ द कॉलम दिया गया है, यानी कि आप उसे मैच कीजिए और मिला करके बताइए, ठीक है। तो आपको ओवरऑल एक लाइन में देख लेना है, ठीक है। यूं बोले तो एक लाइन आपको देख लेना है कि हाँ मतलब ये बैंक किसका है, भारत का क्या है ना, या फिर जापान का क्या है, चीन का क्या है, हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे। फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये उत्पत्ति जो है, इसका गठन 2014 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था। स्वामित्व संयुक्त रूप से फिक्स इनकम मनी मार्केट डायरेक्टिक्स, सॉरी फॉर दैट, एक मिनट, कह रहे डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज लीडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के पास है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना और उस पर नजर रखना। विनियमन जो है एफबीआईएल, ठीक है, एफबीआईएल और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरबीआई के द्वारा अधिशेष अंतरण, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर क्या है, क्यों चर्चा में है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष अंतरण सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दिया है। ये जो है अब तक का सबसे सरप्लस ट्रांसफर है, इसलिए ये न्यूज में है। ये राशि जो है पिछले वित्तीय वर्ष में 86,416 करोड़ रुपए के दोगुने से भी अधिक है। आरबीआई के सरप्लस के बारे में हम लोग बातें करें तो आरबीआई के पास सरप्लस या फिर अधिशेष का अर्थ होता है खर्च से ज्यादा आय होना, ठीक है, यानी आपको जितना खर्च करना है उससे ज्यादा आय होना सरप्लस कहा जाता है। आरबीआई का कुल खर्च से उसे ब्याज से प्राप्त कुल आय का केवल 1/17वां हिस्सा, इसी के चलते आरबीआई के पास अधिशेष बना रहता है, ठीक है। आरबीआई की आय के बारे में अगर हम लोग व्यय एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो आप पहले हम लोग देख लेते हैं आय क्या है, आरबीआई का इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि आरबीआई की आय के बारे में रुपये में जारी प्रतिभूति की होल्डिंग पर ब्याज आता है, ये इसका आरबीआई का इनकम हो गया। चल निधि समायोजन सुविधा एलएएफ जो है, सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ जैसे गतिविधियों से अर्जित ब्याज आता है आरबीआई को। केंद्र और राज्य सरकारों को बैंक और वित्तीय संस्थाओं और कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम से प्राप्त ब्याज, इससे भी ब्याज लेता है आरबीआई। इसके साथ ही हम लोग देखें विदेशी स्रोतों से अर्जित ब्याज, इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति से प्राप्त ब्याज, ये सारा क्या है, आरबीआई का इनकम हो गया। आरबीआई यहाँ से पैसे कमाता है, ये तो इसका इनकम हो गया। अब ये एक्सपेंडिचर, इसका खर्च क्या है वो हम लोग देखें तो आरबीआई अपने आय का एक बड़ा हिस्सा जोखिम से निपटने रिस्क प्रोविजन पर व्यय करता है, जैसे कि आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि, ठीक है। आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड के बारे में हम लोग बात करें तो इसके तहत किसी अप्रत्याशित स्थिति में निपटने के लिए राशि अलग अलग रखी जाती है। उदाहरण के लिए प्रतिभूति बॉन्ड को वैल्यू में मूल्यह्रास मौद्रिक दर नीति से जुड़े हुए जोखिम होता है, ठीक है। परिसंपत्ति विकास निधि की बात करें यानी कि एसेट डेवलपमेंट की बात करें, एसेट डेवलपमेंट फंड एडीएफ के, तो इसके तहत आरबीआई सब्सिडियरी यानी कि सब्सिडियरी कंपनी और संबंध संस्था में निवेश करता है और आंतरिक कार्य प्रणाली के लिए पूंजी व्यय किया जाता है, ठीक है। जैसे कि नोटों की छपाई हो गया, एजेंसी शुल्क हो गया, कर्मचारियों पर हुए खर्चे वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया आरबीआई का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरबीआई
आरबीआई के द्वारा सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने से संबंधित प्रावधान क्या-क्या है इसके पास? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इस अधिनियम के धारा 47 में प्रावधान किया गया है कि आरबीआई के द्वारा अपने परिचालन से अर्जित किसी भी तरह का लाभ केंद्र को ट्रांसफर किया जाएगा। समिति की सिफारिश मालेगाम समिति 2013 की सिफारिश के बाद सरकार को ट्रांसफर किए जाने वाले सरप्लस में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स